तो अगर गर्मियों की छुट्टी में मेरा गांव का आना जाना न होता तो शायद मैं भारतीय समाज को न समझ पाता। चाव के साथ मैंने प्रेमचंद की वो पुस्तकें पढ़ी। पिताजी जो हैं स्वयं पढ़ने के शौकीन थे। हिंदी साहित्य को मैंने एक विषय के रूप में कभी नहीं पढ़ा। इस पत्र के बाद ही मैंने सदस्यता कम्युनिस्ट पार्टी की छोड़ दी। कांशी राम के बाद जो एक सुधार का दृष्टिकोण जो हुआ था वो आंदोलन कहीं पीछे गया है। लोहिया और अम्बेडकर का ये नाम तो लेते हैं, जिस तरह काम करना चाहिए उस तरह काम नहीं करता। आज की हालत ये है कि पहला कदम तो राजनीतिक जनतंत्र को बचाना है। जेएनयू पर इतना हमला क्यों है? इसलिए हमला है कि जेएनयू जो है वहाँ विचारों का जनतंत्र था। इस समाज के लिए एक चुनौती जो है आज की स्थापित राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं, बल्कि ये बुद्धिजीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव के लोग और मैं हूं रामजी यादव। आज हम लखनऊ में जाने माने आलोचक वीरेंद्र यादव के घर उपस्थित हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं गांव के लोग चैनल के लिए। वीरेंद्र यादव हिंदी आलोचना की ऐसी संयमित आवाज़ हैं जिन्होंने अपनी आलोचना की मर्यादाओं को बहुत सारी चीज़ों से दूर रखा और उन्होंने आलोचना को किसानों, स्त्रियों और जो संघर्षशील समाज है यहाँ का, उसकी आईनादारी करने वाली कृतियों से शुरू किया उन्होंने और लगातार जो है लेखकों को उस संदर्भ में देखा कि वो किस तरीके से आज के हमारे समाज को पकड़ते हैं। चाहे प्रेमचंद हो, रेणु हो या उनके बाद के तमाम सारे उपन्यासकार हों। और एक बहुत बड़े अध्येता के रूप में, बहुत सिद्धहस्त अध्येता के रूप में हम जानते हैं। वीरेंद्र जी की टिप्पणियाँ समय समय पर तमाम सारे मुद्दों पर आती हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ हो चाहे और भी दूसरे मुद्दे हों, उस पर वे लगातार लिखते रहे हैं, कन्फ्रंट करते रहे हैं। और साथ ही साथ हम उनको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी जानते हैं जो निरे लेखक या आलोचक नहीं हैं, बल्कि तमाम सारे आंदोलनों में और सांस्कृतिक कार्यवाहियों में लगातार शामिल होते रहे हैं। लखनऊ और लखनऊ से बाहर भी उनकी उपस्थिति बनी रही है। आज हम उनके समक्ष हैं और मैं पहले ही बता दूं कि वीरेंद्र जी के बारे में हम सारे लोग जानते हैं कि वो बहुत पढ़ाकू, बहुत ज़हीन व्यक्ति हैं और किसी भी मुद्दे पर तार्किकता से बाहर वो कोई बात नहीं करते। जब उनके पास पर्याप्त तथ्य नहीं होते तब तक वो कोई बात नहीं करते। लेकिन उन वीरेंद्र यादव का एक बहुत जो एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है इस रूप में है और उनकी बहुत सारी चीज़ों को वो हम देखते हैं, जानते नहीं हैं। वीरेंद्र यादव की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से वो उनकी यात्रा शुरू हुई। और कभी कभी जब वो फेसबुक पर लिखते हैं अपने बारे में, जैसे पिछले दिनों उन्होंने एक ट्रेन के बारे में जो कि जफराबाद से चलती हुई प्रयाग तक जाती थी, उसके बारे में लिखा, तो हमको समझ में आया कि जैसे वीरेंद्र जी के स्मृति में उनका गांव है, अभी भी मौजूद है। हम वहीं से शुरुआत करते हैं। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राम जी। हम आपके बारे में तमाम सारे लोग जो है एक आलोचक के रूप में आपको जानते हैं, आपकी छवि बहुत बड़ी है, लेकिन आपके बचपन के बारे में, आपके गांव के बारे में और आपके उन लोगों के बारे में जिन्होंने आपके जीवन को गढ़ा शुरुआती दौर में, आपकी संवेदनशीलता को आज तक उन्होंने अलग तरीके से बचाए रखने में मदद की है, उनके बारे में नहीं जानते। तो हम सबसे पहले आपको ले चलेंगे उसी इलाके में। जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, वो गांव कैसा था और कौन कौन लोग थे जो आपको अभी भी याद है। धन्यवाद राम जी। दरअसल मेरे शुरुआती दिनों की आप बात कर रहे हैं तो ये सच है कि मैं जौनपुर ज़िले में पैदा हुआ और मेरा जो है पैतृक ज़िला जौनपुर ही है, लेकिन मेरी पैदाइश जौनपुर शहर में हुई थी। कारण उसका ये था कि मेरे पिताजी रेलवे की सेवा में थे, तो उस समय उनकी पद नियुक्ति जौनपुर शहर में थी, तो मेरी पैदाइश जौनपुर की है। और लेकिन मैं बहुत छोटा था, यानी 1 वर्ष का ही रहा हूँगा, तो मेरे पिताजी का स्थानांतरण होकर के लखनऊ आ गए वो, और फिर लखनऊ में ही मेरी सारी शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई, परवरिश लखनऊ में हुई। लेकिन गांव से और जौनपुर से मेरा रिश्ता ये ज़रूर रहा कि प्रतिवर्ष की गर्मियों की छुट्टी में मैं गांव जाता था और हमारा एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था
और उस संयुक्त परिवार वो जो गांव में जाना और वहाँ 2-2.5 महीने रहना, और उस दौरान गर्मियों में गांव जाता था तो शादी ब्याह, तो गांव से मेरा पूरा जुड़ाव था। और वहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर मेरा ननिहाल भी था, तो अपने पैतृक गांव भी जाता था और बीच में ननिहाल भी जाता था। तो हमारा जो गांव के साथ जो रिश्ता था वो रिश्ता इस तरह से बना। और मैं ये ज़रूर आज जब मैं सोचता हूँ तो अगर गर्मियों की छुट्टी में मेरा गांव का आना जाना न होता तो शायद मैं भारतीय समाज को न समझ पाता और हमारे समाज की जो संरचना है, क्योंकि शहर में और लखनऊ में रहते हुए आप चीज़ों को उस अंतरंगता के साथ, उस गहराई के साथ और अपने भारतीय समाज को नहीं समझ सकते। तो गांव से जो मेरा रिश्ता था वर्ष में 2-2.5 महीने का ही रिश्ता था, लेकिन उस रिश्ते ने मुझे समृद्ध किया। और बाद के दौर में जब ये लिखने पढ़ने का और ये आया तो मैं समझता हूँ कि साहित्य की समझ, समाज की समझ को बढ़ाने में मेरा वो बचपन का जो गांव था, जो मैंने अपनी आंखों से देखा था, और ये सिलसिला गांव जाने का मेरा मतलब लंबे समय तक, यानी कि ये एमए की पढ़ाई तक था कि जो वो था। तो फिलहाल शुरुआती यही है। आपके पिताजी का नाम क्या था और आप किस गांव से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर? मेरे पिताजी का नाम श्री कालीचरण जी था और जौनपुर ज़िले की मड़ियाहू तहसील है। मड़ियाहू तहसील से करीब 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पलटूपुर है, काफ़ी बड़ा गांव है वो, तो वही मेरा गांव था। और यानी मड़ियाहू से जो बेलवा की तरफ सड़क जाती है उसके पास में था, तो गांव तो मेरा वही है। और कौन कौन लोग हैं उस समय के जो आपको अभी भी याद हैं आपके परिवार में और परिवार से बाहर गांव के लोग हैं? गांव में देखिए ऐसा है कि मेरा संयुक्त परिवार था, मेरे बाबा 3 भाई थे और कुल मिला करके वो ये करीब 60 लोगों का वो था। लेकिन बाद में तीनों बाबा अलग अलग हुए तो हुआ, लेकिन हम लोगों की खेती और बाग और जो स्थितियां थी वो सब था। और यूँ हमारा जो था परिचय और ये सब चीज़ें गांव के और लोगों से थी। और समवयस्कों में जो वहाँ का जो स्कूल में जो लोग पढ़ते थे उन लोगों से भी हमारा एक जिसे कहा जाए कि बातचीत। और गांव का जो स्कूल था, पढ़ता तो मैं लखनऊ शहर में था, लेकिन जब गांव जाता था तो वहाँ के स्कूल में भी मैं जाता था स्कूल देखने और करने के लिए। तो गांव में जो था, हालांकि ये सही है कि मेरी जो पीढ़ी थी जिसे आप कहते हैं कि प्रथम पीढ़ी शिक्षित, वो प्रथम पीढ़ी शिक्षित थी और हमसे पूर्व की पीढ़ी में कम लोग शिक्षित थे। यानी कि मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी ने गांव से मिडिल किया था, उसके बाद नौकरी के ही दौरान उन्होंने हाई स्कूल पास किया था, तो उनकी शिक्षा हाई स्कूल तक थी। और एक जब आप पूछ रहे हैं तो मुझे ये याद आ रहा है कि मैं यहाँ जिस स्कूल में पढ़ता था उस दौरान तो ये होता था कि प्राइमरी स्कूल में 5वीं तक की पढ़ाई हुई और ABCD यानी कि बचपन में नहीं पढ़ाई जाती थी। तो जब मैं 5वें का इम्तहान दे करके गांव में गया तो हमारे गांव के ही एक साथी थे, उन्होंने गांव की छुट्टियों में मुझे ABCD लिखना सिखाया। वो मैंने गांव में ही सीखा था। और जिन्होंने मुझे सिखाया वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाए लेकिन बहुत ज़हीन थे। और मैं दोपहरी जो है अपने घर में खाना वाना खाने के बाद उन्हीं के साथ बिताता था। तो उनका शुरुआती दौर में बहुत प्रभाव था और वो उनका संग साथ था। और मुझे वो भगवान दास उनका नाम था, तो वो याद आते हैं। अच्छा, आपकी साहित्यिक अभिरुचियों का विकास कैसे, शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से फिर आपने उसको विकसित किया? यह भी एक जिसे कहा जाए कि दिलचस्प भी हो सकता है। कारण ये कि मेरी मतलब पढ़ने की रुचि तो शुरू से ही थी। यानी कि जब 7वें 8वें में पढ़ता था तो लखनऊ में अमीनाबाद इंटर कॉलेज में मैं पढ़ता था। तो अमीनाबाद इंटर कॉलेज का जो पुस्तकालय था तो उस पुस्तकालय से मैं पुस्तकें जो है वहाँ से निर्गत कराता था, ले जाता था और उनको पढ़ता था। और संयोग की बात है कि शुरुआती दौर में मुझे प्रेमचंद की कहानियाँ यानी रानी सारंधा की कहानी और वो उस तरह की कहानियाँ पुस्तकें मिल गई, तो मुझे बड़ा रस आता था उन कहानियों को पढ़ने में। तो मैं चाव के साथ मैंने
प्रेमचंद की वो पुस्तकें पढ़ी और फिर यानी कि पढ़ने का, और यह भी मैं बताऊं कि मेरी कोई और रुचि थी ही नहीं, खेल में बिल्कुल रुचि नहीं थी। तो पाठ्यक्रम के अलावा मेरा ये था, और मेरे घर पे था कि पिताजी जो हैं स्वयं पढ़ने के शौकीन थे, तो घर पे अखबार भी आता था। और उस ज़माने में 2 पत्रिकाएं यानी धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान भी आता था। तो बचपन से ही धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, और शुरू में हिंदी का अखबार, फिर बाद में अंग्रेजी का अखबार, तो पढ़ने की रुचियाँ वहाँ। लेकिन यह है कि हिंदी साहित्य को मैंने एक विषय के रूप में कभी नहीं पढ़ा। अच्छा। किसी भी स्तर पर नहीं पढ़ा। यानी कि बीए में मेरे जो विषय थे वो अंग्रेजी साहित्य, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र था। अच्छा। और हमने एमए जो है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र में किया। तो एक विषय के रूप में यानी एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में मैंने हिंदी साहित्य का अध्ययन नहीं किया, लेकिन मेरी रुचि जो थी पत्रकारिता में थी। अच्छा। तो मैं सामाजिक और जो समसामयिक जो विषय होते थे उन पर मेरी लिखने की रुचि थी। और यह भी मैं आपको बताऊं कि मेरे लिखने की शुरुआत अंग्रेजी से हुई। अच्छा। हाँ, मैं अंग्रेजी में लिखता था और मेरे लेख अंग्रेजी के अखबारों में छपने शुरू हुए। शुरू में तो ये हुआ कि लखनऊ में अंग्रेजी के 2 अखबार प्रमुखतः छपते थे, नेशनल हेराल्ड और पायनियर। तो जब मैं बीए और एमए में पढ़ता था तो उस दौरान शुरुआती दौर में मैंने लंबे लंबे संपादक के नाम पत्र, लेटर टू एडिटर लिखने शुरू किए, और राजनीतिक विषयों पर, सामाजिक विषयों पर, और उनमें उस दौर के बड़े महत्वपूर्ण लोगों के साथ मेरा संवाद और एक बहस होती थी, मतलब अंग्रेजी में लिख करके। फिर मैंने कुछ लेख भी लिखे अंग्रेजी में, जो कि पायनियर में भी छपा और नेशनल हेराल्ड में भी छपा, बाद में नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका में भी छपा। तो मेरी रुचि शुरू में अंग्रेजी की थी, और एक जिसे कहा जाए कि आजीविका के साधन के रूप में भी मैं पत्रकारिता को ही अपनाना चाहता था, उसी में मैं जाना चाहता था। लेकिन संयोग की बात ये थी कि और मैंने एमए की परीक्षा देने के बाद मैंने यहाँ लखनऊ के द पायनियर में कुछ समय काम करना भी शुरू किया। लेकिन स्थिति ये थी कि उस दौरान स्टाइपेंड के रूप में अखबारों में, चाहे हिंदी के अखबार हो चाहे अंग्रेजी के अखबार हो, 150 रुपये मिलते थे, 150 रुपये प्रति माह मिलते थे। और संयोग की बात है कि हमने पायनियर में 1 महीने 1.5 महीने ही काम किया होगा, और उसके तुरंत बाद यहाँ पर भारतीय जीवन बीमा निगम में मैंने एक परीक्षा दे दी थी, तो उसका नियुक्ति पत्र आ गया। अच्छा। तो मेरा और उसमें उस समय जो वेतन था 352 रुपये था। अच्छा। यानी यहाँ 150 रुपये, वहाँ 352 रुपये। हालांकि तब भी मैं नहीं चाहता था कि मैं जीवन बीमा निगम की सेवा में जाऊं, क्योंकि मेरी रुचि पत्रकारिता में थी। लेकिन जो घर के हालात थे, कि हालात ये कि हमारे पिताजी 3 साल के बाद रिटायर हो जाते, और परिवार बड़ा था, हम 4 भाई थे, 2 बहनें थीं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा, और पिताजी का भी थोड़ा सा मन था, तो हमने उस समय जो है इस सेवा को मैं शामिल हुआ, स्वीकार किया। और हालांकि इसके बीच में कई बार ऐसे मौके आए कि मैं बीच में इस नौकरी को छोड़ करके मैं पत्रकारिता में जाना चाहता था। कई अवसर आए, वो दूसरी कहानी है, बहरहाल अगला अवसर। अच्छा, आप शुरू में ही विमर्शात्मक लेखन की ही तरफ गए कि रचनात्मक लेखन ने भी आपको अपनी तरफ खींचा? नहीं, हाँ था कि मेरी रुचि तो विमर्शकारी थी और बहसनुमा विषयों में थी, लेकिन यह है कि शुरुआती दौर में मैंने कुछ कहानियाँ भी लिखी। अच्छा। हाँ, तो बल्कि 3 कहानियाँ, और तीनों कहानियाँ मेरी उन दिनों जनयुग जो है दैनिक दिल्ली से प्रकाशित होता था, तो उस जनयुग दैनिक में के साप्ताहिक परिशिष्ट में वो तीनों कहानियाँ मेरी प्रकाशित हुई थी। लेकिन मेरी और व्यंग भी लखनऊ के अखबार में स्वतंत्र भारत में प्रकाशित हुआ। लेकिन उसी दौर में मैंने कुछ लेख लिखे, तो लेख मेरे हिंदी के अखबार में एडिट पेज पर छपने लगे। तो इसलिए, लेकिन मैं जो है कहानी लेखन या जो है और साहित्य की विधाओं में रुचि न हो करके, और फिर स्वाध्याय द्वारा
और पढ़ने के दौर में आलोचना में मेरी रुचि हुई, गति हुई। और आलोचना में रुचि होने की एक बात यह थी कि शुरुआती दौर में ही मैंने डॉक्टर रामविलास शर्मा उनका लेखन पढ़ा, तो वो बड़ा जो है मुझे बड़ा जिसे कहा जाए कि ज्ञानवर्धक भी था, और उसकी जो शैली थी, वाद विवाद की जो शैली थी, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो शुरुआती दौर में रामविलास जी का अब मैंने आस्था और सौंदर्य जो देखी थी, पुस्तक पढ़ी थी, तो आस्था और सौंदर्य या परंपरा का मूल्यांकन, और फिर उन्हीं दिनों जो है मार्कंडेय जी की पत्रिका कथा आती थी। तो यहाँ चेतना पुस्तक केंद्र लखनऊ में था, तो वहाँ पर कथा पत्रिका आती थी, आलोचना आती थी। तो कथा को मैं नियमित रूप से पढ़ने लगा, आलोचना पत्रिका पढ़ने लगा। तो इन पत्रिकाओं के माध्यम से मेरी रुचि आलोचना की तरफ हुई। अच्छा, सुना आप चवन्निया मेंबर थे सीपीआई के? हाँ, चवन्निया तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि चवन्नी का कॉन्सेप्ट तो कांग्रेस के समय का था, आज़ादी के भारत में। लेकिन मैं सीपीआई का यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था, और सदस्य में विद्यार्थी जीवन से था, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा। क्योंकि बीए फाइनल में मेरा एक सहपाठी था गोविंद नारायण श्रीवास्तव, जो कि यहाँ पर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का उत्तर प्रदेश का महासचिव गोविंद थे। तो मेरे सहपाठी थे, मेरी पढ़ने लिखने में रुचि थी। तो पहले मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का सदस्य बना, और फिर उन्हीं के माध्यम से मैं समझता हूँ कि बीए फाइनल या एमए पार्ट 1 में जब मैं आया, तो मैं कम्युनिस्ट पार्टी का भी सदस्य बन गया। यद्यपि इसके पहले यह भी सही था कि स्टूडेंट फेडरेशन का सदस्य बनने के पहले मैं समाजवादी युवजन सभा का सदस्य था, और उस दौरान मोहम्मद शुएब जो अभी भी वकील हैं, तो मोहम्मद शुएब भी मेरे सहपाठी थे पॉलिटिकल साइंस बीए में। तो मोहम्मद शुएब के प्रभाव में मैं समाजवादी जनसभा से जुड़ा, और उस दौरान जो समाजवादी आंदोलन के जो बड़े बड़े नेता थे, राजनारायण थे, रामसेवक यादव थे, और ये पानदरीबा में इनका कार्यालय था, तो वहाँ मेरा आना जाना हुआ। तो मेरी राजनीतिक रुचियाँ जो हैं शुरू से ही हुई, पहले समाजवादी आंदोलन या समाजवादी जनसभा में, बाद में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन में, और उसके माध्यम से कम्युनिस्ट पार्टी में। और आपने कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता की बात कही, तो मैं यह भी बता दूं कि यानी कि 1971-72 यानी कि एमए की पढ़ाई के दौरान मैं उसका सदस्य बना, और 1986 तक रहा, यानी कि 15 वर्षों में। और फिर वो सदस्यता मैंने छोड़ी क्यों, यह भी इसी के साथ मैं बता देता हूँ। कारण ये कि 1986 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का स्वर्ण जयंती समारोह हुआ था, और हम ही लोग उसके आयोजक थे, मुख्य कर्ता धर्ता थे। तो उस समूचा जो आयोजन था, और उसके बीच में कुछ विवाद हुए थे, कुछ बहसें हुई थी, तो उन सब को लेकर के मैंने हंस पत्रिका में एक लेख लिख दिया था जी, प्रगतिशील आंदोलन दशा और दिशा। फिर राजेंद्र जी ने उस लेख को तो छापा ही, फिर उस लेख पर एक बहस चला दी। तो उस लेख पर बहस हुई, जिसमें कि उस दौर के बड़े बड़े लेखक शामिल हुए, यानी गोरख पांडे भी शामिल हुए, सुधीश पचौरी भी शामिल हुए, राजीव सक्सेना, खगेन ठाकुर और विशंबर नाथ उपाध्याय, जितने उस दौर के बड़े नाम थे काफ़ी, और वो कई अंकों में वो बहस चली। तो उसमें कुछ बहस तलब बातें थी मेरे लेख में, जिसके कारण कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य के सचिव सरजू पांडे जी ने मुझसे स्पष्टीकरण मांगा कि आप ने यह लेख जो है बाहर की पत्रिकाओं में क्यों लिखा, आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। मैंने उसका जवाब दिया, काफ़ी लंबा जवाब दिया। वो ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्राइका का ज़माना था, तो मैंने बड़ा सैद्धांतिक किस्म का जवाब दिया। और उस जवाब के बाद फिर मैंने अपना फिर पार्टी से सलाह दी गई मुझे कि इस तरह के लेख आप बाहर के पत्रिकाओं में न लिखा करें। तो इस पत्र के बाद ही मैंने सदस्यता कम्युनिस्ट पार्टी की छोड़ दी, क्योंकि मुझे लगा कि पार्टी की सदस्यता बाधक होती मेरी लेख की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति के लिए। लेकिन बाद में प्रगतिशील लेखक संघ से आप जुड़े रहे? हाँ, मैं आज तक जुड़ा हुआ हूँ। मैं प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रगतिशील लेखक संघ इतनी स्वायत्तता देता है कि आप अपनी बात कहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूरी स्वायत्तता देता है, कोई इसमें कठिनाई नहीं। मैं प्रगतिशील लेखक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, और उत्तर प्रदेश का जो अध्यक्ष मंडल है उसका भी सदस्य हूँ।
और मैं पूरे सम्मान के साथ उस संगठन में हूँ, और और मुझे कोई कठिनाई, कोई दिक्कत नहीं है, और एक जनतांत्रिक वातावरण है, वहाँ पर कोई नकेलबंदी या कोई वो नहीं। आपने व्यवस्थित आलोचना की जब शुरुआत की साहित्यिक तौर पर, तो किन कृतियों को आपने चुना और किस तरीके से उनको देखना शुरू किया आपने? देखिए, आलोचना की शुरुआत की भी बात ये हुई कि मैं उसमें उसका श्रेय जो है ज्ञानरंजन जी को दूंगा, क्योंकि हुआ ये कि जब पहल सम्मान हृदयेश जी को दिया गया था और उसका कार्यक्रम शाहजहांपुर में हुआ था जी, तो मैं उस कार्यक्रम में गया था, और फिर हिंदी उपन्यासों पर एक संगोष्ठी वहाँ आयोजित की गई थी। तो उसमें मैंने एक वक्तव्य दिया था। तो उस वक्तव्य को सुनने के बाद ज्ञानरंजन जी ने तुरंत उसके बाद मुझसे कहा कि भाई तुमको एक लंबा लेख लिखना चाहिए इस समय के औपन्यासिक परिदृश्य पर। और तो उन्हीं की प्रेरणा से फिर उसके बाद उन्होंने लगातार मुझे 20 पत्र लिखे होंगे, और कम से कम 35-40 उस दौर के उपन्यास मुझे भेजे, और बहुत दबाव बनाया। और उस दबाव का परिणाम स्वरूप था कि मैंने एक लंबा लेख करीब 40 पृष्ठों का लिखा, 90वें दशक का औपन्यासिक परिदृश्य। तो उन 25-30 जो उपन्यास थे उसको केंद्रित करके मैंने लिखा, और फिर ज्ञानरंजन जी ने पहल पुस्तिका प्रकाशित की। तो पहल पुस्तिका में प्रमुख रूप से 40 पृष्ठों में मेरा लेख था, और फिर कहानियों पर मधुरेश का, शंभू गुप्त का, कुछ और लोगों के लेख थे। तो जिसे ये 91-92 की बात होगी या 94-95 की बात होगी, तो पहल पुस्तिका में लेख आया। और उसके बाद जिसे आप व्यवस्थित लेखन की बात कर रहे हैं, फिर मुझे जो है सबसे पहले मैंने गोदान पर एक लंबा लेख लिखा। और हाँ, गोदान पर लिखने के पहले भी लखनऊ से तद्भव का प्रकाशन शुरू हुआ, और तद्भव का जो पहला अंक था वो श्रीलाल शुक्ल पर केंद्रित था। तो हमने श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों पर एक लेख लिखा था, और फिर गोदान पर, और फिर आधा गांव पर, फिर बहुत से एक सिलसिला चला, जिसमें कि शुरू के दौर में तद्भव में लगातार लिखा, फिर आलोचना में लिखा, हंस में लिखा। तो तद्भव, आलोचना और हंस, इन पत्रिकाओं में जो है मेरे लंबे लंबे आलेख प्रकाशित हुए। और बाद में मैं डॉक्टर नामवर सिंह ने भी दबाव बनाया, परमान श्रीवास्तव आलोचना के साथ जुड़े हुए थे, और अखिलेश क्योंकि लखनऊ में ही थे, तद्भव लखनऊ से प्रकाशित होता था, तो लगातार इनका दबाव बना रहता था, और ये मुझसे लिखवा लेते थे। तो उससे नियमित लेखन का सिलसिला, वो एक जिसे कहा जाए आलोचनात्मक, गंभीर आलोचनात्मक लेखन का सिलसिला शुरू। तो जब आप जैसे अब मैं आपका कोई भी लेख देखता हूँ, और जैसे पिछले दिनों मैंने पढ़ा था मैला आंचल पर, एक व्यवस्थित लेख था वो, और मैला आंचल की उस दृष्टि से उसका एक पुनरावलोकन हुआ, जिसमें ये देखा गया कि मैला आंचल को लेकर जितनी भी तरह की दृष्टियाँ विकसित हुई आलोचना में, उस पूरे उसमें आप देखिए कि मैला आंचल CPI का जो दौर है, कालीचरण को शरण नहीं देते हैं वे लोग, और एक तरह से मैंने पार्टी तमाम सारे जो नए चेहरे आ रहे हैं, नए आंदोलन के जो नायक आ रहे हैं, उनको अपने पास पचा नहीं पा रही है। और आपका भी अनुभव निजी तौर पर यही रहा पार्टी के साथ कि उन्होंने लेखन के लिए जो बाउंड्री तय की उसको आपने स्वीकारा नहीं। तो उस हिसाब से कैसे देखते हैं आप पूरा रेणु की दृष्टि से आप अपने आप को कैसे जोड़ते हैं? देखिए, रेणु जो है एक राजनीतिक लेखक थे, और मैला आंचल एक राजनीतिक उपन्यास है, और रेणु जो है साहित्य के रास्ते राजनीति तक नहीं पहुंचे थे, राजनीति के रास्ते साहित्य में आए थे। पहले नेपाल, वो पहले सोशलिस्ट पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, उस दौर की जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसके सदस्य थे, और उसी के आंदोलन में वो जेल भी गए थे 1942 के आंदोलन में, और उसके बाद उन्होंने लेखन शुरू किया। और तो उनकी दृष्टि राजनीतिक थी, और रेणु का जो स्वयं का अनुभव था, वो अनुभव ये था कि जो
पार्टियां हैं, रेणु समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी में थे, तो उनका जो सोशलिस्ट पार्टी का अनुभव था उसके आधार पर उन्हें लगता था कि पार्टी का जो सांचा है, खाली सोशलिस्ट पार्टी का नहीं, दूसरी पार्टियों के भी ढांचे हैं, उसमें लेखक को एक जिसे कहा जाए कि थोड़ी सी सीमाओं में बंधना पड़ता था। रेणु सीमाओं से मुक्त होना चाहते थे और मुक्त हुए भी, और लेकिन रेणु अराजनीतिक कभी भी नहीं हुए। अभी आपने कालीचरण का नाम लिया, महिला अंचल के कालीचरण का नाम लिया, तो महिला अंचल का जो कालीचरण है वो जन संघर्षों से जुड़ा हुआ एक प्रतिबद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता था और ईमानदारी के साथ, जिसे कहा जाए कि जमीन का आंदोलन, भूमि का आंदोलन, इसके साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन जो पार्टियों की जो संरचना, दलों की जो संरचना और दलों का जो नेतृत्व, यानी महिला अंचल में जैसा दिखाया है और जो हम देखते भी हैं कि उसमें जो है उच्च वर्णों का, उच्च जातियों का नेतृत्व है लगभग सभी पार्टियों में। तो भूमि सुधार का या इस तरह के जो आंदोलन होते हैं, इस तरह के आंदोलन से इन्हीं वर्गों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो वो नेतृत्व जो है, एक जिसे कहा जाए कि ईमानदारी के साथ उन आंदोलनों में या पार्टी के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर उतना बल नहीं दे पाता। तो इसका क्रिटिक यानी इसकी आलोचना जो है रेणु ने महिला अंचल में की है। और जाहिर है कालीचरण एक ईमानदार कार्यकर्ता था, जैसा आपने अभी कहा, तो उसको जो है पार्टी जो त्याग भी देती है। तो वो कम्युनिस्ट पार्टी की बात नहीं थी, वो सोशलिस्ट पार्टी की बात थी। तो जो हमारा जो एक, देखिए यह भी एक स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो, इन्होंने काफ़ी काम किया और एक जो है बदलाव की एक चेतना लाए। लेकिन जो है जो नेतृत्व का जहाँ तक बात है, तो संघर्षशील किसान मजदूरों से जो ऊपर का नेतृत्व आना चाहिए था वो नहीं आया। यानी कि त्याग और बलिदान तो कार्यकर्ताओं के माध्यम से हुए, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व था, उस शीर्ष नेतृत्व में वो संघर्षशाली कतारें बहुत ऊपर तक नहीं आईं। और कम्युनिस्ट पार्टी की जहाँ तक बात है, उसमें बहुत प्रतिबद्ध लोग थे और अपने को उन्होंने वर्ग से भी मुक्त किया था, वर्ण से भी मुक्त किया था। लेकिन बहुत बड़े बौद्धिक लोग थे और विदेशों से पढ़ करके आए थे, तो उसकी भी एक सीमा थी। जो 20वीं शताब्दी है उसके चौथे दशक में 2 उपन्यास इस तरह के हैं जहां जमीनी कार्यकर्ताओं को शीर्ष नेतृत्व पर आने की जगह उनका डिस्टार्शन होता है। बलचनमा जैसे एक कैरेक्टर है और कालीचरण है। हाँ। और बाद में यह जो है सवाल उठना शुरू हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टियां जो कुलीन नेतृत्व है, खासतौर से ब्राह्मण नेतृत्व के दायरे से बाहर वो कभी गई नहीं। उन्होंने दूसरे मोर्चों पर भले ही दूसरे कार्यकर्ताओं को, गैर ब्राह्मण कार्यकर्ताओं को जगह दे दी हो, लेकिन पार्टी के स्तर पर नहीं दिया। क्या आपको ऐसा लगता है कि जातिवाद है या कोई और वजह इसके पीछे है? देखिए, थोड़ा ये मैं इसको जो है सपाट बयानी के रूप में कोई बात नहीं कहना चाहूँगा, थोड़ा एक संश्लिष्ट रूप है। अब देखिए, यह सही है अपने आप में कि जो हमारी जो 3 कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी और अब माले भी CPI ML है, तो इन तीनों का नेतृत्व जिसे कहा जाए कि उच्च वर्ण से रहा है। और इन दिनों जरूर है कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो अखिल भारतीय महासचिव डी राजा हैं, जो कि दलित पृष्ठभूमि के हैं। जी। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव दलित पृष्ठभूमि होने के कारण महासचिव हैं। वो तो पूरा जीवन लगाया उन्होंने, वो पार्टी की संरचना में वो थे और उनको ये अवसर दिया गया, मतलब उन्हें वंचित नहीं किया गया, ये एक अच्छी बात है। और ये करके, लेकिन अगर पूरी परंपरा में देखा जाए तो चाहे बंगाल हो, चाहे केरल हो या अखिल भारतीय नेतृत्व हो, वो कम्युनिस्ट पार्टियों के नेतृत्व में उच्च वर्णों का प्रभाव रहा है। 21वीं शताब्दी में भी यह सवाल मुसलसल बना हुआ है कि क्या अभी हमको ब्राह्मण नेतृत्व के बीच में ही काम करना नीचे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे उनकी शक्तियाँ तिरोहित होती जा रही हैं।
नेतृत्व रह गया है, कतारें गायब हो गई हैं। देखिए, भारतीय समाज में एक परिवर्तन का भी दौर है, संक्रमण का भी दौर है, और मंडल के बाद जिस तरह की राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां हुई हैं, तो राजनीति का चेहरा भी बदला है, और उसी का परिणाम है कि जो यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि मुख्यतः सवर्णवादी पार्टी है जी। और सवर्णों के मुख्य आधार वाली पार्टी है, वह भी जो है एक पिछड़ों से किनारा कसी नहीं कर पा रही है। उत्तर प्रदेश में चाहे कल्याण सिंह का नेतृत्व हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आए हुए नरेंद्र मोदी का नेतृत्व हो, उसमें उसको भी पिछड़े के साथ जोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। और बाकी जो हमारे हिंदी प्रदेशों की राजनीति हो, चाहे बिहार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, इसमें जो है हाशिए के समाज का, दलितों का, पिछड़ों का एक उभार हमको राजनीति में दिखाई पड़ रहा है। और जिसे कहा जाए कि 90 के बाद जो है लोकसभा और विधानसभाओं का एक जो है संरचना बदली है, स्वरूप बदला है, और दलित और पिछड़े समाज से की संख्या, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है। लेकिन उसी दौर में मैं इसको इस तरह भी देखता हूँ कि राजनीति में जिसे का हिस्सेदारी, यानी कि इन वर्गों से आए हुए लोग तो राजनीति में जो है आए, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा, लेकिन इन वर्गों की जो राजनीति है, यानी जो सामाजिक आधार है, वो सामाजिक आधार यानी कि व्यक्ति के रूप में प्रतिनिधित्व बढ़ा, लेकिन मुद्दों के रूप में समाज के आधार पर जो नई आर्थिक नीतियां हैं, उन नई आर्थिक नीतियों के कारण जो है एक मतलब जिसे आर्थिक जनतंत्र जिसको हम कहते हैं, यानी कि सामाजिक जनतंत्र में हिस्सेदारी तो हुई, लेकिन आर्थिक जनतंत्र में हिस्सेदारी नहीं हुई, यह एक स्थिति है। तो मैं इसे जो है एक ब्राह्मण नेतृत्व के रूप में या सवर्ण नेतृत्व के रूप में कम देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि अगर बहुजन समाज पार्टी या यहाँ की जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व मान लीजिए एक पिछड़े वर्ग से आए हुए नेता के द्वारा है, या राष्ट्रीय जनता दल का बिहार में नेतृत्व एक पिछड़े वर्ग के आए हुए नेता के द्वारा है, या मायावती का नेतृत्व एक दलित वर्ग के द्वारा है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो राष्ट्रीय जनता दल है या समाजवादी पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी है, किस तरह की नीतियां अपना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांशी राम के बाद जो समाज के अंदर जो है एक नया दृष्टिकोण शुरू हुआ था, जो एक सुधार का दृष्टिकोण जो हुआ था, और जो एक चेतना का उभार हुआ था, वो आंदोलन कहीं पीछे गया है। और ये जो पार्टियां हैं, बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ये बहुजन बीएसपी हो, तो ये दोनों ही पार्टियां एक आर्थिक स्तर पर या आर्थिक जनतंत्र के स्तर पर जो काम इन्हें करना चाहिए था, यानी कि लोहिया का नाम लेकर के राजनीति करने वाली पार्टी या अंबेडकर का नाम लेकर के राजनीति करने वाली पार्टी, लोहिया और अंबेडकर का ये नाम तो लेते हैं, लेकिन लोहिया और अंबेडकर के आदर्शों के लिए समाज के बीच में, समाज की जड़ों के बीच से गाँव में, कस्बों में जिस तरह काम करना चाहिए उस तरह काम नहीं करते। ये कठिनाई है। अच्छा, एक और भयानक बात जो मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ वर्षों से, क्या कई वर्षों से, इसके परिणाम स्वरूप एक तरह का संकीर्णतावाद भी आया है अभी, कि किसी भी जाति समूह का नेतृत्व उसी जाति समूह से निकला हुआ कोई व्यक्ति कर सकता है। आप उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हैं, बिहार में भी देख सकते हैं। अति पिछड़ा का नेतृत्व पिछड़ा ही करेगा, माझी का नेतृत्व माझी करेगा, राजभर का नेतृत्व राजभर, यादव का यादव। ये जो भरोसा छीजा है, क्या इसके पीछे वही कारण है जो परंपरा चली आ रही है? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं ये समझता हूँ राम जी कि देखिए, जाति उन्मूलन की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी, और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा ही था उन्होंने। लोहिया भी
जात मतलब वर्ण से वर्ग तक की यात्रा की बात लोहिया भी करते थे। लेकिन वो जो राजनीतिक वैचारिकी थी, जिस पर लोहिया ने भी काम किया, अम्बेडकर भी के अनुयायियों ने भी शुरू के दौर में काम किया, काशीराम भी उसको आगे तक ले आए। लेकिन बाद में जो है वो वैचारिकी तिरोहित हो गई और उसके पीछे जो है प्रतिनिधित्व की राजनीति सामने आ गई। यानी कि उन जातियों से या उन वर्गों के लोग विधानसभाओं में हो, उनमें लोकसभाओं में हो, यह बात तो की गई। लेकिन भारतीय समाज की जो संरचना है और जिन हालातों के कारण संरचना है, यानी कि मैं सबसे बड़ी बात तो भूमि सुधार की करूँगा कि मंडल का खाली नौकरियों के आरक्षण की बात नहीं थी वो, अभी तो इसीलिए याद किए जाते हैं। हाँ, और उसमें भूमि सुधार की भी बात कही गई थी, लेकिन भूमि सुधार किसी के एजेंडा में नहीं है। यानी कि मंडलवादी जो पार्टियां हैं, जो दल हैं, जो नेता हैं, किसी के एजेंडे पर भूमि सुधार नहीं है। तो व्यापक भारतीय समाज में परिवर्तन की चाहत और जो परिवर्तन का एजेंडा जिस तरह से जो है अपनाना चाहिए था, वो किसी पार्टी ने उसको अपनाया नहीं है। तो देखिए, बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है आज के समय में। यह फर्क तो पड़ने वाला है, जिस तरह से एक हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व का नारा है और जिस तरह से जनतंत्र सिकुड़ रहा है, उसके प्रतिकार के लिए तो ये आवश्यक है कि इस जो जनतांत्रिक शक्तियां हों वो एक हों और जो संविधान को बचाया जाए, संवैधानिक मूल्यों को बचाया जाए। लेकिन जो उसके आगे की बात थी, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर राजनीतिक जनतंत्र सामाजिक जनतंत्र में न बदला, आर्थिक जनतंत्र में न बदला, तो राजनीतिक जनतंत्र भी खतरे में पड़ जाएगा। तो आज की हालत यह है कि पहला कदम तो राजनीतिक जनतंत्र को बचाना है, क्योंकि इस समय राजनीतिक जनतंत्र ही खतरे में है। उसके बाद की जो बात थी कि इसको सामाजिक जनतंत्र और आर्थिक जनतंत्र में बदलना है, तो ये परिवर्तनकामी जो राजनीति है, चाहे समाजवादी पार्टी जिसका एक जो है नारा देती है, या बहुजन समाज पार्टी जिसका नारा देती है, या राष्ट्रीय या तमिलनाडु में डीएमके देती है, या कम्युनिस्ट पार्टियां भी जो देती हैं। यानी कि जो एक है, अब एक बात ये कही जाने लगी कि अंबेडकर और मार्क्स इन दोनों के आदर्शों का एक सहमेल किया जाए। और तो यह सहमेल, मैं समझता हूँ, यह सहमेल महज जो है एक सैद्धांतिक आधार पर ही नहीं होगा, बल्कि एक जो है समाज के जड़ मूल स्तर पर कार्य करने से होगा। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जो कैडर बेस्ड पार्टियां थीं, कम्युनिस्ट पार्टियां थीं, वो कैडर बेस्ड पार्टियां भी जो है अब जो है उनका जो राजनीति का मुहावरा हो गया है, वो राजनीति का मुहावरा जो है, जो स्थापित पार्टियां हैं उन्हीं के मुहावरे को अपनाने लगी। और मैं इसको ये कहता हूँ कि जो परिवर्तनवादी जो पार्टियां रही हैं, वो सवर्ण मुहावरे में राजनीति कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह दिक्कत है, और सवर्ण मुहावरे को छोड़ करके वो चाहे, फिर बार बार मैं वो नाम लेता हूँ उन पार्टियों का, बहुजन समाज पार्टी, और ये जो चाहे इनका सोशल इंजीनियरिंग हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर जो है समाजवादी पार्टी जो है परशुराम की मूर्ति लगाने की बात कर रही है और उनका फरसा उठाए हुए नेताजी दिखाई पड़ रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि आप देखिए कि बहुजन आंदोलन के जो महान प्रणेता ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी के छोटे से अध्याय में कहा था, आदि नारायण परशुराम, अगर तुम जीवित हो तो फला तारीख को पुणे में आकर मुझसे मिलो, नहीं तो मैं तुमको मुर्दा घोषित करूंगा। और ये 150 साल पहले की बात है। और तो उसके बाद भी मुझे लगता है कि पिछड़ों की कोई वैचारिकी नहीं पैदा हो पाई। गुलामगिरी जैसी पोथी भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने पढ़ी नहीं पढ़ी। और सही बात है। ये बहुत, तो एक सांस्कृतिक व्यक्ति के रूप में, एक सांस्कृतिक कार्यकर्ता के रूप में आपकी जो पहलकदमियाँ रही हैं, उसके अनुभवों से सीखते हुए क्या आगे कोई ऐसा रास्ता आपको लगता है कि कम से कम लोगों के बीच जो एक विचार विमर्श की स्थिति है, उसकी प्रक्रिया को और तेज किया जाए, जिससे कि एक राजनीतिक जनतंत्र की बात लोगों के दिमाग में आए, सामाजिक जनतंत्र की बात लोगों के दिमाग में आए, और आर्थिक जनतंत्र की जो खामियां हैं
उसमें जिन लोगों का वर्चस्व बना हुआ है, उस वर्चस्व के खिलाफ वो आगे एक विमर्श की स्थिति में आ सकें, फिर व्यवहार की स्थिति में आए? कोई ऐसा क्या लगता है कि क्या कैसे हो सकता है? नहीं, मैं थोड़ी उम्मीद देखता हूँ आज की जो युवा पीढ़ी है, खासकर देखिए जो विश्वविद्यालयों में की जो नई पीढ़ी है और उसके बीच में जो बहुजन समाज से, यानी जो दलित समाज से और जो बाकी बहुजन समाज से आए हुए जो युवक हैं, और जो वहाँ पर चाहे अम्बेडकरवादी स्टूडेंट एसोसिएशन हो या इस तरह के जो संगठन हैं, उनके बीच में जिस तरह की बहसें हैं, जिस तरह के विमर्श हैं, तो वो युवा पीढ़ी उन चीज़ों को पढ़ लिख रही है और वैचारिक रूप से संपन्न है। तो और वो देखिए वो IITs में भी दिखाई पड़ रहा है, और बहुत से जो एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ या इस तरह के जो बड़े बड़े संस्थान हैं, और IIM में, IIT में भी थोड़े थोड़े संख्या में हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी में एक चेतना संपन्न पीढ़ी पैदा हो रही है। और अब मुझे उम्मीद जो है स्थापित राजनीतिक दलों से कम है, और जो राजनीतिक जो तंत्र है, उस स्ट्रक्चर के जो बाहर के लोग हैं, उस स्ट्रक्चर के बाहर के लोग हैं, मैं समझता हूँ कि उनसे उम्मीद ज़्यादा है। और जो कुछ लोग ईमानदारी के साथ जो हैं, चाहे महाराष्ट्र में हो या तमिलनाडु में हो, आप देखिए कि इस बीच हुआ क्या। इस बीच पिछले 5, 6, 7 सालों में जो ऐसे बुद्धिजीवी थे जो ज़मीनी रूप से जुड़े हुए थे, चाहे कांचा इलैया का मैं नाम लूँगा, है तो कांचा इलैया पर प्रहार किया गया, उनकी पुस्तकों को प्रतिबंधित करने की बात की गई। पेरुमल मुरुगन का उपन्यास जो था, उन्होंने तो घोषित ही कर दिया कि हाँ, उन्होंने कहा कि मेरे लेखक की मत। तो सवाल ये कौन थे पेरुमल मुरुगन, कौन है कांचा इलैया, या जो है पानसरे और कलबुर्गी, गौरी लंकेश, इनकी हत्याएं हुई क्यों हुई? तो सवाल ये है कि ये व्यक्ति के रूप में या एक खाली बुद्धिजीवी के रूप में नहीं, ये समाज से जुड़े हुए लोग थे, परिवर्तनकामी चेतना के साथ जुड़े हुए लोग थे। तो खतरा जो है, यानी कि इस समाज के लिए एक चुनौती जो है, आज की स्थापित राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं, बल्कि ये बुद्धिजीवी हैं और ये जो सोचने समझने वाले लोग हैं। तो इसीलिए एक कांचा इलैया, एक पेरुमल मुरुगन, एक कलबुर्गी और ये जो भी लोग, गौरी लंकेश, ये इतने बड़ी चुनौती के रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं कि उनका जो है भौतिक रूप से उन्हें समाप्त करना पड़ता है। मुझे लगता है कि चाहे वो JNU हो, सवाल JNU पर इतना हमला क्यों है? इसलिए हमला है कि JNU जो है वहाँ विचारों का जनतंत्र था, हर तरह के विचारों की आवाजाही थी। यानी कि स्थिति ये कि एक तरफ जो है धर्म का बोलबाला इस तरह की, दूसरा वहाँ महिषासुर को लेकर के नई डिबेट या सारे मुद्दों को लेकर के एक नए किस्म की डिबेट, या रोहित वेमुला को लेकर के जितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। तो मैं समझता हूँ कि रोहित वेमुला या मतलब जो है JNU के अंदर जो है, चाहे जामिया के अंदर नागरिकता के कानून को लेकर के हो, तो ये जो नई चेतना वो है, तो उस नई चेतना में अल्पसंख्यक समाज भी शामिल हैं, स्त्रियां भी शामिल हैं, दलित भी शामिल हैं, और जो है पिछड़े समाज के लोग भी शामिल हैं। अब देखिए मैं थोड़े समय के पहले मैं जौनपुर के ही एक गांव में एक शादी में गया हुआ था, तो वहाँ संविधान जो का प्रियम्बल पढ़ा गया, और जो है किसी भी तरह का कर्मकांड नहीं हुआ, किसी तरह का न। तो ये नई पीढ़ी कर रही है। उसमें दिल्ली के विश्वविद्यालय के शोध छात्र थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शोध छात्र थे, और तो इस तरह का जो एक नई पीढ़ी है, उससे मैं उम्मीद देखता हूँ। और मैं समझता हूँ कि यह एक जो है संक्रमण काल है, और इससे उभरेगा हमारा समाज। अच्छा, नई पीढ़ी के जो लोग, जिन लोगों को आइकन बना रहे हैं, जैसे रामस्वरूप वर्मा को बना रहे हैं, या जगदेव प्रसाद को बना रहे हैं, ललई सिंह को बना रहे हैं, उन लोगों को लेकर हिंदी साहित्य में और हिंदी आलोचना में बहुत कि उसकी मुख्यधारा में कोई सुगबुगाहट कभी रही, कोई मूल्यांकन ही नहीं किया, जाने नहीं दिया वैसे। लेकिन जिस नई पीढ़ी को आप उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं,
ये उन लोगों को अपना नायक मानती है। हाँ, ठीक बात। तो ऐसा क्यों, विपर्य ऐसा क्या है कि एक समय में उनका मूल्यांकन नहीं हुआ? इस बात की तरफ कोई आपको लगता है कि उसकी तरफ फिर से देखना अब चाहिए? देखिए, ऐसा ना कि ये जो है इतिहास का जो कालक्रम रहा है, तो उसमें हमारा जो समाजशास्त्री जो अध्ययन हुए, जो इतिहास के अध्ययन हुए, तो उनमें ये चीज़ें उपेक्षित रहीं। ये सही है, चाहे ललई सिंह की बात हो या रामस्वरूप वर्मा या इस तरह के जो बहुत से एक हैं, और वो खाली हिंदी क्षेत्र ही नहीं है, और भी क्षेत्रों में इस तरह हुआ कि इस तरह के जो समाज सुधार आंदोलन जो जड़ों में थे, वो समाज सुधारक आंदोलक समाजशास्त्री अध्ययनों में उनका उल्लेख नहीं हुआ या बहुत कम हुआ है। और जहाँ उल्लेख हुआ है, जैसे पार्था चटर्जी ने या जी एलिप्सिस ने किताब लिखी है फ्रेगमेंट्स ऑफ इंडियन नेशन, तो उसमें उन्होंने बहुत से इस तरह के नाम लिए हैं और इनका उल्लेख किया है उन्होंने। लेकिन जो समाजशास्त्र की जो मुख्य धारा है और जो समाजशास्त्री रहे हैं, उन्होंने इसे अपने अध्ययन का विषय नहीं बनाया है। जैसे कि मैं भारतीय चिंतन परंपरा जो के दामोदरन की किताब है जी, तो उस के दामोदरन की किताब में राजा राम मोहन राय भी हैं, उसमें इकबाल भी हैं, उसमें नेहरू भी हैं, उसमें गांधी भी हैं, लेकिन उसमें कौन नहीं है? उसमें नहीं होने वालों में ज्योतिबा फूले हैं, उसमें जो नहीं है पेरियार रामास्वामी नायकर हैं। तो अब सवाल यह है कि फुले नहीं है, नायकर नहीं है, अंबेडकर नहीं है, ये तो बहुत बड़े आइकन थे, राष्ट्रीय स्तर के लोग थे, तो ये भी उसमें नहीं है। तो इसलिए जो क्षेत्रीय स्तर के लोग थे उसमें नहीं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है कि ये ध्यान दिया जा रहा है हमारी नई पीढ़ी के द्वारा कि चाहे जगदेव प्रसाद के बारे में हो, चाहे मतलब उनके चीज़ों को, उनके लेखन को संग्रहित किया जा रहा है, उनकी रचनावलियों पे काम किया जा रहा है। तो यह काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि जो है इन वर्गों से आए हुए, देखिए मैं एक नाम लूँगा, ग्रैमची है। तो ग्रैमची यही बात करते थे, वो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल की बात करते थे, आवयविक बुद्धिजीवी, यानी कि जो समाज की जड़ों में रचा बसा हो। यानी बुद्धिजीवी का जो कॉन्सेप्ट था वो ये नहीं कहते थे कि एकेडमिया से, विश्वविद्यालयों से आया हुआ हो बुद्धिजीवी, और वो है वो किसी भी पेशे से हो सकता है, लेकिन वो जो है बदलाव की चेतना से संपन्न हो, समाज की जड़ों में जुड़ा हुआ हो। तो जो मेहनत कश समाज से जो आए हुए, चाहे युवा हो चाहे छात्र हो, यह जो वर्ग आया हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये एक जो है नया वैचारिक नेतृत्व देगा। और जो चीज़ें जो हैं उपेक्षित रही हैं, हाशिए पर रहा है जो चिंतन, उस चिंतन के बारे में सोच विचार यह हो रहा है। तो यह एक उम्मीद की एक किरण है, मुझे लगता है। आप निराश नहीं है उस? नहीं, बिल्कुल नहीं निराश हूँ। अच्छा, अभी आप इधर बीच क्या आपका लिखना चल रहा है? क्या किन चीज़ों पर योजना में आपकी क्या है? मैंने दरअसल अभी एक किताब अपनी उपन्यास वर्चस्व की सत्ता तो पहले आ गई थी मेरी, उसके बाद जो है उपन्यासों पर ही मैंने कुछ और काम किया, और जो छूट गए थे उन उपन्यासों पर मैंने लिखा। तो अभी हमारी एक पुस्तक संभवतः इसी माह या अगले माह तक आ जाएगी, उपन्यास और देश है। तो मुख्य रूप से मैं समझता हूँ कि जो हमारा हाशिए का समाज है जी, और हाशिए के समाज पर केंद्रित जो हमारा जो कथात्मक लेखन है, जो उपन्यास है, उन चीज़ों पर जिस तरह से काम होना चाहिए था नहीं हुआ है। तो मैं एक तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि दूसरी जो हमारा उपन्यास आलोचना किताब, इसके बाद जो अगली जो है, तो वो मेरी योजना का हिस्सा ये है कि अन्य भारतीय भाषाओं के साथ जो इस तरह का लेखन हुआ है, हाशिए के समाज पर केंद्रित लेखन, हिंदी के साथ उसका तुलनात्मक अध्ययन के साथ उसको प्रस्तुत करूं। तो फिलहाल मेरी योजना में यही है। और उसके बाद मेरा एक बहुत दिनों से मेरी चाहत है कि मैं एक प्रेमचंद पर एक मुकम्मल किताब लिखूं। अच्छा, पूरी किस तरह की किताब? यानी कि प्रेमचंद के समूचे जो उनका वैचारिक लेखन है, जो उनका कथात्मक लेखन है, उस कथात्मक लेखन और वैचारिक लेखन पे
एक विश्लेषण परक एक जो है संपूर्ण किताब मैं लिखूं, ये मेरा एक इरादा है। क्योंकि प्रेमचंद पर मैंने यूँ तो अलग अलग काफ़ी लिखा है, लेकिन मैं एक पुस्तक की योजना के तहत मैं कर रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छा है। आज हम यहीं विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी कि आपने इतना समय दिया। और वीरेंद्र जी से बातचीत करने का मतलब यह है कि कई खंडों में, कई बैठकों में इनसे बातचीत अगर होगी तो इनकी किताब और इनके अध्ययन पर, और दूसरी चीज़ ये कि एक व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा संसार है जो वीरेंद्र जी जिनसे सीधे जुड़े हुए थे, लेखकों का। मुझे लगता है कि यशपाल जैसे लेखक और श्रीलाल शुक्ल जैसे लेखक और तमाम सारे जो पीसी जोशी जैसे व्यक्ति जो सामाजिक चिंतक थे, उसके अलावा जो दूर दराज के दूसरी भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के लोग हैं, उनसे इनका संसार बहुत समृद्ध है और निश्चित रूप से उसके लिए कई घंटों की बातचीत होगी। आज हमारी सीमा यह है कि हम बातचीत को यहीं समाप्त कर रहे हैं। जल्दी ही हम वीरेंद्र जी से फिर से एक अच्छी बातचीत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद राम।